गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करें बच्चों क्लास 11th का 9th चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कहता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन इन क्वेश्चन। आपको एक सीरीज निकालनी है। जैसे आपने चैप्टर का इंट्रो वीडियो देखा होगा, उसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपने क्लास 10th में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा होगा एपी, जिसमें आपने देखा होगा ऐसे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और वो एक सीरीज को फॉलो करते हैं। देखा आपने, खास पैटर्न से लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे 1+1+1 ऐसे करता हुआ चल रहा है, या 2+3 5+3 8+3 11 ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक पैटर्न में नंबर को लिखा जाता है। तो ये जो नंबर्स का पैटर्न है, आपने इसको फर्स्ट टर्म कहते थे हम लोग, इसको सेकंड टर्म कहते थे, ये थर्ड टर्म हो गई। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक ऐसी सीरीज है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसी सीरीज है, उसको आपको फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करें, उसके लिए आपको यहां पर एक फॉर्मूला बोल लीजिए आप इसको। इसको वैसे जनरल टर्म भी कहते हैं, फॉर्मूला कह लीजिए इजी समझने के लिए, कि यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है और आपको फाइंड करनी है वो सीरीज, जो सीरीज यहाँ पे छुपी हुई है। ठीक है, वही आपका आंसर है। जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस में ये दे देता था और आपसे इनके ऊपर कुछ पूछा जाता था, यहाँ पर आपको ये ही बतानी है। ठीक है, फॉर्मूला इसका गिवन है। ये बच्चों आपने क्लास 10th में भी किया था, याद होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक ऐसा ही क्वेश्चन था जहाँ पे आपको nth टर्म के लिए और सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला दिया गया था। आप n की जगह पे वैल्यू पुट करते थे 1 2 3 और उस तरह से पूरा आंसर हमारा सॉल्व होता था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। आपको क्या करना है, n का वैल्यू रखना है, बस सिंपल। आपको n का वैल्यू यहाँ पे रख देना है और यहाँ पर n का वैल्यू रखने का, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो जाएगी हमारी ए एन, मतलब ये ए एन जो है ये टर्म का नंबर है बच्चों। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे जो एन है ये तो टर्म का नंबर है और ये जो ए एन बनता है ये उस टर्म की वैल्यू बन जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर बोल रहा हूँ एन इज इक्वल्स टू 1, तो एन इज इक्वल्स टू 1 का मतलब, चलिए समझ लेते हैं इसको पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सीरीज देता हूँ आपको, 5+3 8+3 11 एंड सो। जैसे मैं यहाँ पर n का वैल्यू रख रहा हूँ 1, तो वो जो 1 है उसका मतलब है फर्स्ट नंबर की टर्म। यहाँ पर n पोजीशन को शो करेगा बच्चों, n पोजीशन की वैल्यू को शो नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, n मतलब 1 का मतलब फर्स्ट नंबर पे जो टर्म है, और ए एन का मतलब हो जाएगा उस टर्म पे जो वैल्यू है। जैसे मैं n इज इक्वल्स टू बोलूंगा 1, तो ए एन का वैल्यू मतलब हो जाएगा कितना, 5। समझ रहे हैं आप, n इज इक्वल्स टू 1 पर ए एन का वैल्यू कितना है, 5। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a1 इज इक्वल्स टू 5। तो 1 तो मतलब हो गया उस टर्म का नंबर, और a1 बोलूंगा तो उस टर्म की वैल्यू। ओके, तो हमको ऐसे ही बोल रहा है राइट 5 फर्स्ट 5 टर्म्स, तो यानी आपको 5 टर्म निकालनी है ऐसे। तो आपने क्या करना है, आप सीधा n पे वैल्यू पुट कर लीजिए 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें बोला गया है फर्स्ट 5 टर्म निकालिए। ओके, तो हम यहाँ पे ए एन का वैल्यू रख दीजिए थे, ए एन, एन इज इक्वल्स टू 1 पर, एन इज इक्वल्स टू 1 पर ए वन कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो ए वन का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। सिमिलरली एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए ए टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू, फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू 2 प्लस 2, एन की जगह पे आपने 2 रख देना है, 2 इंटू 4, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, ए टू का वैल्यू आ गया हमारा 8। ऐसे ही ए थ्री का, एन इज इक्वल टू 3 के लिए ए थ्री हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया हमारे पास ए थ्री का वैल्यू। ए फोर निकाल लेते हैं ऐसे ही, एन इज इक्वल्स टू 4 के लिए, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 इंटू 6, 6 4 से 24, और ए फाइव हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 प्लस 2,
तो ये हमारी सीरीज क्या बन गई, A1 हम फर्स्ट टर्म को बोलते थे, तो मतलब ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 24 और फिर हो जाएगा 35। दिख रहा है आपको? तो हमें बस 5 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया था, तो हमने 5 टर्म्स निकाली। अब आपको सीरीज में बच्चों एक पैटर्न आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 और 8, इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। और आप देख रहे होंगे 8 + 7 15, मतलब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। और क्वेश्चन में ऊपर कह रहा था कि राइट द 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस सीक्वेंस, बोल रहा था कि एक सीक्वेंस है। तो हमें पता होता है कि सीक्वेंस जब होता है कोई, तो उसमें कोई भी वैल्यू बिना किसी लॉजिक के नहीं लिखी जाती, एक खास पैटर्न फॉलो करता है वो। यहाँ पे कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? देखिए 3 + 5 यानी डिफरेंस कितने का है, 5 का। फिर कितने का है, 7 का डिफरेंस। फिर कितने का है, 9 का डिफरेंस है। फिर कितने का है, 11 का। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पैटर्न हमें मिल गया। ये पैटर्न क्या है, 3 + 5 कितना होता है, 8। 5 और 2 7, फिर 2 9, फिर 2 11। अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 11 और 2 13 का डिफरेंस होगा। तो मतलब 35 + 13 कितना हो जाएगा, 48। नेक्स्ट टर्म ऐसा। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया, सीरीज आपको फाइंड करनी थी। लेकिन बच्चों जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर बैंकिंग, एसएससी में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं सीरीज के लिए। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये तो एक आपको ये दे दिया गया है, एक जनरल टर्म दे दी गई है यहाँ पे, ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा है कि आपने एन का वैल्यू रखना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इस सीरीज के बाद ना इसका इसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ये देखा कि ये किस पैटर्न में जुड़े हुए हैं आपस में, वो तो आपको ये देख के भी समझ में आ जाता। लेकिन अभी अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है, तो आप सीधा जब आंसर आए आपका, तो आप यहाँ से फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या पैटर्न बन रहा है इसका। ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ऐसे ही दिया जाता है क्वेश्चन, जैसे एसएससी में ऐसी सीरीज में, और एक मिसिंग टर्म होगा आगे, और आपको बताना होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर आपको यहाँ रूल ही नहीं पता चलेगा कि ये टर्म्स आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, तो आप ये वाला नहीं बना पाएंगे। और उसमें बहुत अलग अलग ढंग के रूल से वो जुड़े रहते हैं, बहुत ही अलग अलग पैटर्न में जुड़े रहते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब उसके लिए इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उस तरीके से वो जोड़े रहते हैं उन्होंने। जैसे अगला वाला, जैसे यहाँ पे तो सिंपल आ गया, 3 में 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, ये तो बहुत सिंपल है। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होती हैं, जैसे कि 5 इंटू 2 का डिफरेंस हो जाता, फिर 7 इंटू 2 का डिफरेंस हो जाता। तो मतलब अलग अलग, तो आपको ये पहचानना है इसको, ठीक है। तो ये आगे के लिए आपके लिए हेल्प भी करेगा। तो आपको इस तरह से इसको आप पढ़िए, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ये आपको आगे हेल्प करेगा। ओके, अब करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसकी भी आपको 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो n का वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, हम यहाँ पे 0 भी तो कर सकते थे, -1 भी तो कर सकते थे, वो भी तो एक टर्म होगा। देखिए अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस क्वेश्चन में कि n जो है वो टर्म का नंबर है, टर्म की वैल्यू नहीं है। अगर किसी टर्म की वैल्यू माइनस में है, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, किसी टर्म की वैल्यू माइनस में हो सकती है, लेकिन वो टर्म का नंबर कभी माइनस में नहीं हो सकता। जैसे आप समझ रहे हैं टर्म का नंबर का मतलब क्या है। जैसे आपके स्कूल में जो बच्चे हैं, आप काउंट करेंगे तो वो कभी ऐसा तो नहीं बोल सकते उन्हें कि हमारे स्कूल में माइनस के 27 स्टूडेंट्स हैं, 2700 स्टूडेंट्स हैं, या माइनस के 2400 स्टूडेंट्स हैं, या माइनस के 1000 स्टूडेंट्स हैं। क्यों? नंबर को कभी नेगेटिव में नहीं बताया जा सकता। ये जो काउंटिंग वाले हैं, मतलब जिन काउंटिंग की बात करें, जैसे आपके पास बोलो कि मेरे पास 10 पेन है, तो मेरे पास 10 पेन है, मतलब उसको आप नेगेटिव में शो करोगे, -10 नहीं शो करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे टर्म का वैल्यू कभी माइनस में नहीं होगा, ओ सॉरी, टर्म का नंबर कभी माइनस में नहीं होगा, वैल्यू माइनस में हो सकता है। समझ रहे हो आप? ए एन का वैल्यू माइनस में आ सकता है सॉल्व करके, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एन का वैल्यू जीरो नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जीरो टर्म की वैल्यू होगी, जो टर्म ही जीरो हो गया उसमें वैल्यू क्या रखेंगे आप, ठीक है। तो टर्म शुरू होगी वो तो 1 से ही शुरू होगी। भई आप ऐसे तो कहेंगे कि एक क्लास में एक बच्चा आया है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि क्लास में आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स है और आप एक ही बच्चा है, तो आप बोलोगे नहीं जी 23 तो उसमें से गायब है, तो उसको आप माइनस में रिप्रेजेंट करो। आप ये बोलोगे तो यही ना कि एक स्टूडेंट आया है, तो पॉजिटिव में ही टर्म को काउंट करते हैं हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ए एन का वैल्यू दे, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए
रखिए यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू 1/1 + 1 कितना हो जाएगा 1/2। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए A2 कितना हो जाएगा 2/2 + 1 इज इक्वल्स टू 2/3। n इज इक्वल्स टू 3। A3 हो जाएगा हमारे पास 3/3 + 1 कितना हो जाएगा 3/4। n इज इक्वल्स टू 4 के लिए A4 हो जाएगा हमारे पास 4/4 + 1 इज इक्वल्स टू 4/5। और A5 हो जाएगा हमारे पास 5/5 + 1 इज इक्वल्स टू 5/6। तो आपको दिख ही रहा होगा ये सीरीज क्या बन गई, सीरीज बन गई 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। तो ये आपको जनरली भी दिख रहा है, ये ऐसे भी आप इसको वैसे भी पैटर्न कई सारे होते हैं, जो आप तरीका फाइंड कर सको वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। आपने देखा यहाँ पे 1/2 2 ऊपर चला गया 2/3 इसमें +1 इंक्रीज हो गया। देख रहे हैं आप कि जो वैल्यू यहाँ पर होगी उसका डिनोमिनेटर जो होगा उसमें वो 1 इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पर फॉर्मूले से भी पता चल जाती है बात, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको नहीं समझ रहे हैं, आप यहाँ से पता करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, ऊपर जो है डिनोमिनेटर में उससे एक ज़्यादा देखो और कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब जिससे वो बोलते हैं ना कि कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 और नीचे एक एक ज़्यादा, 2 का 3 हो गया, 3 से 4 4 से 5 5 से 6। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एन का वैल्यू रख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 और 5। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए A1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होगा 2 ही होगा। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए A2 होगा 2 की पावर n का वैल्यू रखा हमने 2। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए A3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 होता है कितना 8। n4 के लिए A4 हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16। n5 के लिए 2 की पावर 5 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 16 2 ज़ा 32। तो कितना आ गया क्वेश्चन, ये जो हमारी सीरीज बनी ये क्या बनी 2 4 8 16 32। तो आप देख रहे होंगे ये 2 की पावर ही सॉल्व हो रहा है। देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 ऐसा भी हो रहा है। आप ये भी फॉलो कर सकते हो। या देखिए ये सारे 2 की पावर, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो अगला वाला 2 की पावर 6 आएगा। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 5 होता है 32 6 होता है 64। और ऐसा भी कर सकते हैं 32 2 ज़ा 64 ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, बस हमें 5 टर्म्स निकालनी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए एन का वैल्यू गिवन है आपको 2n-3/6। तो वैल्यू रख लीजिए n इज इक्वल्स टू 1, 2 n इज इक्वल्स टू 1 के लिए A1 कितना हो गया 2 इंटू 1-3/6। तो हो जाएगा 2-3/6 इज इक्वल्स टू 2-3 कितना हो जाएगा -1/6। अब देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि an का वैल्यू नेगेटिव में हो सकता है, आ गया n का वैल्यू नेगेटिव, लेकिन n का वैल्यू हमेशा में टर्म्स को पॉजिटिव में रखना। अब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए A2 2 इंटू 2-3/6 ये आ गया 1/6। थ्री अपॉन 6। ओके, 4 - 3 होल अपॉन 6।
ये हो जाएगा 8 माइनस 3/6 हो जाएगा 5/6 और n इज इक्वल्स टू 5। (7.6) तो सीरीज क्या बन गई हमारे पास -1/6 5/6 ये 7/6। ओके, तो अब ठीक है, तो आज करेंगे बच्चों हम लोग केवल क्वेश्चन 4 तक ही, और इसकी सीरीज आप खुद से फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि किस सीक्वेंस में आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू।